नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी आज छात्रों से चर्चा करेंगे, बोर्ड परीक्षाओं पर बातचीत करेंगे और सफलता के लिए टिप्स देने वाले हैं। यूपी उत्तराखंड के कई छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी सरोजनी नगर से पीएम के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के कई छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बच्चों से संवाद करेंगे। सीएम योगी सरोजनी नगर से पीएम के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज छात्रों से चर्चा करेंगे और उन्हें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सफलता के टिप्स देंगे। अलग अलग प्रदेश के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आज प्रधानमंत्री जो है बच्चों को सफलता के टिप्स देने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए। क्या योगी भी इसमें वर्चुअली शामिल होने वाले हैं? पूरी जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री आज परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 साल की बात करें तो कोरोना काल में तमाम छात्रों को जो नुकसान हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, ऐसे में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा में जो छात्रों पे स्ट्रेस है उसको दूर करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 15 लाख से ज्यादा जो छात्र छात्राएं या फिर अभिभावक या फिर टीचर्स रजिस्ट्रेशन करवाया था प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, ऑनलाइन सभी जुड़ेंगे। हालांकि लखनऊ में व्यवस्था सैनिक स्कूल में की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वहां पर करीब 10,000 से ज्यादा जो बच्चों से संबोधित करेंगे पीएम मोदी वहां से। उसके बाद जो अलग अलग प्रदेशों से जो छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनसे जुड़ेंगे। पूरे कोरोना काल की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को जिस तरीके से पढ़ाई का नुकसान हुआ है, एक परीक्षा चल रही है, अंदर घबराहट है, किस तरीके से उसको दूर करेंगे। तमाम जो विषयों पर पीएम मोदी बच्चों से सीधे संवाद करेंगे और अभिभावक हो या फिर टीचर्स हो, अपनी समस्याएं जो भी इस समय आ रही हैं या फिर वो सब रखेंगे उसके पीएम के सामने और उस पर टिप्स देते नजर आएंगे पीएम मोदी जी। जी, तो चलिए, एक तरह से कार्यक्रम को लेकर तैयारी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अगर संवाद करने वाले हैं बच्चों से, तो कोविड काल के दौरान जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही थी, कुछ जगहों पर अब ऑफलाइन भी परीक्षाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं अनूप ये मनोबल बढ़ाने वाला कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है बच्चों का। बिल्कुल राशि, बच्चों को मनोबल बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का एक नुकसान हुआ है, एक जो पढ़ाई जो संवाद है और वो जो कहीं न कहीं कम हुआ है, तो टीचर्स की जो अभी तक दूरियां थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पढ़ाई को लेकर के वो चीज प्रैक्टिकल चीज नहीं मिल पाई। हालांकि किताबी ज्ञान ऑनलाइन मिलता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिल पाया, फिजिकली नहीं मिल पाया। ऐसे में परीक्षा चल रही है, ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है, छात्र अपनी बात जरूर करेंगे और देश के प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक के रूप में उन बच्चों का जो उत्साह वो बढ़ाएंगे और जो परीक्षाएं चल रही किस तरीके से देनी है या फिर परीक्षा को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, जो कंपटीशन तैयारी है किस तरीके से करना है, इन सब तमाम चीजों को लेकर टिप्स देने वाले हैं प्रधानमंत्री। बच्चों के लिए आज खास दिन है, क्योंकि सीधे संवाद करेंगे। टीचर्स भी इस मामले में जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टीचर्स ऑनलाइन परीक्षा जो परीक्षाएं की बात करें या फिर पढ़ाई की बात करें, तमाम चीजों से गुजरे हैं, वो सब बातें आज पीएम के सामने रखेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा अनूप, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज अहम है, क्योंकि कोविड काल में परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही थी, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में थे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी बच्चों से संवाद किया था बोर्ड परीक्षाओं के पहले, और आज भी कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का ये पहला दौरा है। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के कई संतों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। अब अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो चुनावी हलचल के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद, दोबारा सत्ता में आने के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है अयोध्या को लेकर। तो आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज मीटिंग भी हो सकती है वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ और रामलला के दर्शन पूजन के लिए भी योगी पहुंचेंगे।
तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर संतों से मुलाकात करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो दोबारा सीएम बनने के बाद अयोध्या का ये उनका पहला दौरा है और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए अपने संवाददाता बीएस लाठी उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीएस, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो अपडेट आपसे चाहेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? देखिए पूजा, सूबे के जो मुखिया है शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और वो उनका कार्यक्रम 2 बजे है। 2 बजे कार्यक्रम पहले वो हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे और अयोध्या के जो विकास कार्य हैं, जो पूरे मंडल की समीक्षा है, कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो कल ही से कानून का जो चाबुक है योगी का हंटर चल चुका है। वो चाहे गाजियाबाद पवन कुमार एसएसपी हो उनको सस्पेंड किया गया है, चाहे सोनभद्र के डीएम हो उनको सस्पेंड किया गया है, चाहे अगर पर्चा लीक की अगर बात की जाए तो बीएसएफ को जिस तरह से जेल भेजा गया है उस तरह से आज कानून व्यवस्था की अयोध्या में अचानक प्रोग्राम बनने से पहला प्रोग्राम है। अगर जिले का दौरा कर रहे हैं तो भगवान राम की नगरी अयोध्या से, क्योंकि ये जो पहली शुरुआत है, प्रशासन में जो आला कमान के अधिकारी हैं उनके हड़कंप मचा है कि कानून व्यवस्था योगी का जो वो है वो बड़ा ही टाइट देखने को मिला है। चुनाव भी इसी मुद्दे को लेकर लड़ा गया है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट भी इससे आ सकती है और अगर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो प्रशासन को तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बीएस, आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी भी महंगी हो गई है। राजधानी लखनऊ में 8 रुपए 30 पैसे सीएनजी महंगी हुई है। अब लखनऊ में सीएनजी 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। तो महंगाई यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है सीएनजी में भी। लखनऊ में अब सीएनजी 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में 8 रुपए 30 पैसे महंगी हुई है सीएनजी। यूपी बोर्ड की 12वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा है। ब्रिजेश मिश्रा के पास कुछ संपत्ति है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी है। इसके अलावा झुंसी में कई एकड़ में उनका फार्म हाउस भी है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक आउट मामले में एक डीआईओएस प्रयागराज के रहने वाले ब्रिजेश मिश्रा भी हैं, जिनके हम घर पर खड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इनका घर जिस तरह से आलीशान बनाया गया है, यानी ये साफ माना जा सकता किस तरह से विवादों में घिरे रहे। इसके अलावा इन पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिजेश मिश्रा पर पहले से ऐसे आरोप थे कि कई परीक्षा केंद्रों पर यानी नकल माफियाओं को मन मुताबिक परीक्षा केंद्र अलॉट करने का प्लस ट्रांसफर पोस्टिंग का भी कई आरोप लगे। अब ऐसे में जब पेपर आउट हुआ तो उस पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके पर भी जांच हुई है। हल्का ही उनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया, वो हालांकि जेल में गए हैं। लेकिन जिस तरह की ये करोड़ों की संपत्ति है, ये प्रयागराज का सिविल लाइन सबसे पॉश इलाका कहा जाता है और इस इलाके में ये करोड़ों का घर बना। ऐसे ही उनका जौनपुर और कई इलाकों में घर बना है। लेकिन आप देखिए प्रयागराज का सिविल लाइन्स इलाका जहाँ पर इनका घर है और इस जांच के दायरे में अब कई इनकी याकूब संपत्ति है, यानी कहा जाता है कि काले धन से कमाए हुए इनके पास पैसे हैं। उनके ऊपर कई जांच है जो जांच के में साबित हुआ। कई बार इनके घर पे छापेमारी भी की गई थी। हालांकि छापेमारी में पैसे तो नहीं मिले, लेकिन इनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे और आरोप के में हमेशा से ब्रिजेश मिश्रा घिरे रहे। इस बार उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि यूपी के बोर्ड के परीक्षा पेपर लीकआउट के मामले में ये भी एक आरोपी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, जनता टीवी, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद आज से शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 40 रुपए बढ़ाते हुए 2015 रुपए एमएसपी 40 रुपए बढ़ाया गया है और 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम जो है वो गेहूं का तय किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की थी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्रय केंद्रों का चयन करें ताकि किसानों को अपना गेहूं
ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। भंडार गोदाम और क्रय केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा की पर्याप्त पर किए गए हैं। देहरादून से है, नेशनल हाईवे 74 मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। देहरादून में 3 अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड सी सिन्हा के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। एनएच के कई प्रोजेक्टों में बड़े घपले की छानबीन चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो फिर से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर जांच होगी। एनएच के कई प्रोजेक्टों में जो घपले हैं उसकी छानबीन अभी भी जारी है। तो सीबीआई ने छापेमारी की है एनएच 74 मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट एक बार फिर से जिन बाहर आता हुआ नजर आ रहा है एनएच 74 घपले को लेकर? अभी सीबीआई ने छापेमारी की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पर? बिल्कुल राशि, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो एनएच 74 एक यहाँ का बड़ा मुद्दा है जो 2012-13 में कैसे किसानों की जमीनी को अधिकृत किया गया और फर्जी तरीके से यहाँ पर मुआवजा वसूला गया। तो उसमें कई आईएएस, पीसीआर और जिला स्तर के अधिकारी इसमें लंबित है और सीबीआई की प्रारंभिक जांच के चलते कल दोपहर बाद यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली और देहरादून की सीबीआई टीमों ने रेड की है, जिसमें साफ तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनएचएआई के जो बड़े अधिकारी हैं उनके आवासों पर अलग अलग ठिकानों पर यह सीबीआई की रेड हुई है। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं साझा की गई है अभी तक कि क्यों उनकी रेड हुई है और किन कारणों से रेड हुई है, लेकिन जो सीबीआई के सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि प्रारंभिक जांच अभी चल रही है एनएच 74 मामले की और इसी को देखते हुए यहाँ पर दस्तावेज खंगाले गए हैं और जो एनएचएआई के जोनल अधिकारी हैं उनके आवास से कई दस्तावेज भी कलेक्ट किए हैं सीबीआई ने। तो अभी प्रारंभिक जांच है, हालांकि अभी मुकदमा इसमें दर्ज नहीं हुआ है जिस तरह की जानकारी है, लेकिन 2012-13 का यह करोड़ों के घपले का मामला है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जांच चल रही है और त्रिवेंद्र रावत सरकार में कई पीसीएस अधिकारी जेल की हवा भी खा चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर जब तक बड़े लोग हैं जो सफेद पोश है या जो अभी तक जेल की सलाखों तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको लेकर सीबीआई लगातार यहां पर अपनी जांच बढ़ा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो जांच का दायरा है वो और भी बढ़ सकता है। चलिए, लेकिन अगर अजीत हम इस पूरे मामले की बात करें तो अभी तक सरकार ने कुछ बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी तक जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है उससे क्या अंदाजा लगाकर या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अभी अभी जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो उन पर भी अगर हम छापेमारी यहाँ पर सीबीआई करती नजर आ रही है तो कार्रवाई संभव है आगे? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 2017 में सरकार आने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि एनएच 74 के मामले में जो भी दोषी लोग होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई होगी और सरकार गठन होते ही इस पर कार्रवाई शुरू हुई और एसआईटी का गठन किया गया और जांच तेजी से उसमें कई पीसीएस अधिकारी जेल की हवा खाते, 2 आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया था, महीनों तक वो सस्पेंड रहे और कई जो जिला स्तर के अधिकारी थे वो उनसे मुआवजा भी यहाँ पर वसूला गया। तो साफ है कि उत्तराखंड के स्तर पर तो जांच लगातार आगे बढ़ती गई, लेकिन एनएचएआई का मामला होने के चलते केंद्र सरकार को इसमें आगे आना था, मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई अपनी प्रारंभिक जांच कर रही है। 2012-13 का ये मामला, लगभग 10 साल इसको होने जा रहे हैं। तो अब उम्मीद यह है कि प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई इसमें और तेजी से आगे बढ़ेगी और जो कल सीबीआई की रेड हुई है राजधानी देहरादून में उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो इसमें और भी लोग हैं उन तक भी सीबीआई पहुंच सकती है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब उत्तराखंड में बिजली पानी की जो आम आदमी की कमर तोड़ने को तैयार है। कहने को उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन इसी ऊर्जा प्रदेश में आम जनता महंगी बिजली का कारण झेलने को मजबूर है। साल दर साल अलग अलग कारणों से बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है। जहां आम जनता को उम्मीद होती है कि राज्य सरकार उन्हें कोई राहत दे, लेकिन इस बार भी बिजली उपभोक्ता को कोई बड़ी राहत नहीं मिल रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पत्रकार वार्ता कर 2022-23 के नए बिजली की जो नई दरें हैं उसे घोषित कर दिया है, जिसमें 2.68% का इजाफा हुआ है। अब इसे आयोग के सदस्य देश भर में सबसे कम बढ़ोतरी करार दे रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपीसीएल, यूजीवीएनएल, पिटकुल द्वारा 10.18% टैरिफ हाइक के लिए अपनी पिटीशन दी गई थी, जिसको कि ड्यू डिलिजेंस के बाद आज हम लोगों ने 2.68% टैरिफ हाइक दिया है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही
जो है पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ाने के साथ साथ आज प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से बिजली के दामों में 2.68% की वृद्धि की है, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आम जन है वो सिर्फ एक वोट बैंक है और आम जनता के हितों से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सिर्फ चुनाव का वेट कर रही थी और चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर पूर्ण बहुमत दिया और उसका दंश और ये तोहफा है, मैं कहूंगी जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये महंगाई का तोहफा है कि आपने हमें पूर्ण बहुमत की जो सत्ता सौंपी है उसके लिए हम आपको ये तोहफे से नवाज रहे हैं कि कल 200 रुपए वृद्धा पेंशन में बढ़ाने के बाद आज जो है 2.68% के करीब बिजली के दामों में जो वृद्धि की गई है, इससे आप 10 दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। नियामक आयोग द्वारा जिस प्रकार से बिजली के दर बढ़ाए गए हैं, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और मेरा सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अभी आम जनता के लिए ये विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो दर बढ़ाई गई है, ये आम उपभोक्ता पे एक मार है। लगातार प्रत्येक चीजों में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अभी नई सरकार का गठन हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को राहत देने का काम करना चाहिए, बजाय आप प्रति माह बिल के आपके भुगतान की मांग कर रहे हैं कि आप प्रति महीने बिल दीजिए ताकि हम लोग उसका भुगतान कर पाए। प्रदेश में आज से बिजली की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। कल दोपहर बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार पूरे प्रदेश में 2.68% बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। हालांकि आम जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में बिजली की बढ़ी हुई दरें उनको और झटका देने को तैयार हो चुकी हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। चलिए बात कर रहे थे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर की। तो स्वास्थ्य सचिव की पत्नी ने महिला डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किया है। दून अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। शिकायत करने पर पीड़ित डॉक्टर का ही ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़ित डॉक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो शिकायत करने पर पीड़ित डॉक्टर का ही ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद डॉक्टर ने अपने पद से इस्तीफा यहां पर दिया है और जो लेटर डॉक्टर की तरफ से जारी किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी ने महिला डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किया। जब शिकायत की गई तो डॉक्टर का ही ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़ित डॉक्टर ने अपने पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।